आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित निबंध क्या लिखूं पढ़ने जा रहे हैं। इस निबंध में लेखक ने निबंध लिखने की प्रक्रिया को बहुत ही रोचक और सरल तरीके से समझाया है। लेखक ने इसमें दो मुख्य विषय लिए हैं, दूर के डोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार। इन विषयों के माध्यम से वे बताते हैं कि निबंध लिखते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस निबंध की खास बात यह है कि लेखक अपने अनुभव और विभिन्न विद्वानों के विचारों को मिलाकर यह समझाने की कोशिश करता है कि एक अच्छा और आदर्श निबंध कैसे लिखा जाता है। उनकी शैली आत्मपरक है, यानी ऐसा लगता है लेखक सीधे हमसे बातचीत कर रहे हो। तो आइए अब हम इस निबंध को पढ़कर निबंध लिखने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। तो पहले हम पाठ की पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है परिचय। लिखा है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में खैरागढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ तत्कालीन मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार के रूप में है। निबंध लिखने के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय है। मतलब इस भाग में लेखक के बारे में बताया गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के में बहुत प्रसिद्ध थे। वे कई तरह की रचनाएं लिखते थे, जैसे कविता, निबंध, व्यंग्य। लेकिन वे सबसे ज्यादा अपने निबंधों के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचपात्र, पंतवन, प्रबंध पारिजात, कुछ विचार पत्ते, आश्रुत सदतल, झलमला, त्रिवेणी, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य। उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। मतलब यहाँ बताया गया है कि उनकी किताबें और कामों के बारे में कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, कुछ निबंध, कुछ कविता और कुछ कहानियां लिखी, जिनके नाम आपको यहाँ दिए गए हैं। उन्होंने सरस्वती और छाया नाम की पत्रिकाओं का संपादन यानी एडिट भी किया, यानी वे एक अच्छे लेखक के साथ साथ एक अच्छे संपादक भी थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में अध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन की प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। मतलब इसमें बताया गया है कि वे किस तरह लिखते थे। उनके लेखन में धर्म, समाज को सुधारने की बातें और आम लोगों का जीवन मुख्य विषय होते थे। वे चीज़ों को सोच समझकर तर्क से समझाते थे और समाज के बारे में गहराई से लिखते थे। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। सन 1971 में उनका निधन हो गया। मतलब इसमें उनकी सोच के बारे में बताया गया है कि उनकी रचनाओं में भारतीय और विदेशी विचारों का अच्छा मेल दिखाई देता है। उनका निधन यानी उनकी मृत्यु 1971 में हो गई। क्या लिखूं निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध के रचना प्रक्रिया को समझाया है। इस निबंध में उन्होंने डेरे के बोल सुहावने यानी दूर के डोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक दो विषयों को लेकर निबंध लिखने में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। मतलब यहाँ बताया गया है कि लेखक की लिखने की शैली बहुत अच्छी है। वे अपने विचार समझाने के लिए साहित्य और संस्कृति के उदाहरण देते हैं, जिससे बात और स्पष्ट हो जाती है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक सव्य पाठकों से संवाद करता है, इससे अत्यधिक जीवंत और आत्मीय और प्रभावशाली बनती है। मतलब कि लेखक सीधे पाठकों से बात करता है, जैसे बातचीत कर रहा हो। इससे निबंध ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अपना सा और असरदार बन जाता है। तो आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं क्या लिखूं। तो पहले हम पाठ के छोटे छोटे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ में इनको पढ़ेंगे और फिर इन्हें आसान भाषा में समझेंगे। तो पहला अनुच्छेद, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग
सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेगन को भर ही देती हैं। हेठ टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने की लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु वह है असली वस्तु है भाव, खूंटी नहीं। उसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। मतलब लेखक यहाँ कहता है कि उसे आज हर हाल में लिखना ही है। वह A.G. गार्डिन की बात बताता है कि लिखने के लिए एक खास मानसिक स्थिति होती है। उस समय इंसान के अंदर जोश आता है, दिल में ऊर्जा और दिमाग में तेज विचार आने लगता है, जिससे वह लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। उस समय यह जरूरी नहीं होता कि विषय क्या हो, कोई भी विषय हो उसमें इंसान अपने दिल की भावनाएं भर देता है। जैसे टोपी टांगने के लिए कोई भी खूंटी चल सकती है, उस वैसे ही अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय ठीक है। असली चीज हमारे अंदर के भाव है, विषय नहीं। आगे लिखा है कि गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाती हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है कि चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के डोल सुहावने होते हैं और इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों का आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर कि लेखक कहता है कि उसे गार्डिनर की बात पर कोई शक नहीं है। एक लेखक का नाम है यहाँ पर गार्डिनर, कि उन्हें गार्डिनर लेखक की बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि उसने कभी ऐसी स्थिति महसूस नहीं की जहाँ विचार अपने आप आ जाए। उसे लिखने के लिए सोचना, चिंता करना और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वह निबंध लिख पाता है। आज उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसे एक अच्छा आदर्श निबंध लिखना है। उसे दो विषय मिले हैं। नमिता चाहती है कि वह दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस पर निबंध लिखे। अमिता चाहती है कि वह समाज सुधार पर लिखे। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुकी हैं, इसलिए उसे ऐसे निबंध लिखनी है जिससे दोनों का निबंध लिखने का तरीका समझ आ जाए। आगे लिखा है कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती है या होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वानों ने भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सहमति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषयों की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना देखी। मतलब यहाँ पर लेखक सोचता है कि दूर के ढोल सुहावने विषय पर इतना कैसे लिखा जाए कि 5 पेज भर जाए। और समाज सुधार तो बहुत बड़ा और पुराना विषय है जिस पर आज तक बहस होती रही है और विद्वानों के बीच भी मतभेद है। वह सोचता है कि इतने बड़े विषयों को वह सिर्फ 5 पेज में कैसे लिखे। इसीलिए वह तय करता है कि पहले यह समझे कि एक आदर्श निबंध क्या होता है और उसे कैसे लिखा जाता है। इसके लिए वह निबंध लिखने के लिए नियम और विद्वानों की किताब पढ़ता है। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र में उन्हीं आचार्य बौद्ध का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। मतलब एक विद्वान के अनुसार निबंध छोटा होना चाहिए क्योंकि छोटा निबंध ज़्यादा अच्छा और सुंदर होता है। बड़े निबंध में गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह बात लेखक को अच्छी लगती है क्योंकि उसे छोटा निबंध ही लिखना है, लेकिन उसकी समस्या अभी भी है कि निबंध कैसे लिखा जाए। फिर वही विद्वान बताते हैं कि निबंध के 2 मुख्य भाग होते हैं जिन्हें लेखक आगे समझाने वाला है। सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मन करना चाहिए
यह तो सच है कि जिसने जिन विषयों का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता है कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यही बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है, ना कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। मतलब लेखक कहता है कि निबंध लिखने के लिए सबसे पहले सामग्री यानी कंटेंट और उस जिसके और विचार इकट्ठा करने पड़ते हैं, जिसके लिए सोच विचार करना जरूरी है। जो व्यक्ति किसी विषय को अच्छे से पढ़ता है उसके दिमाग में उस विषय के विचार आसानी से आ जाते हैं, लेकिन लेखक को पहले से नहीं पता कि दूर के ढोल सुहावने जैसे विषयों पर निबंध लिखना पड़ेगा। अगर पता होता तो वह लाइब्रेरी जाकर जानकारी इकट्ठा कर लेता, लेकिन अब उसके पास समय नहीं है। उसे यही बैठकर सिर्फ 2 घंटे में 2 निबंध लिखनी है। उसके पास ना कोई किताब है, ना कोई जानकारी या साधन, इसलिए अब उसे अपना ही ज्ञान के भरोसे लिखना पड़ेगा। विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने से के पहले अपनी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा हो। निबंध लिखने के लिए निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सब विषय विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? H.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लिख लेता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने के लिए उतनी कठिनाई नहीं हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबरा कर नाम न रखने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रख दिया, जैसा तू चाहो। इसीलिए मुझे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। मतलब इस अनुच्छेद में लेखक कहता है कि विद्वानों के अनुसार निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा यानी उसकी आउटलाइन बनानी चाहिए। इसलिए वह भी दूर के ढोल सुहावने विषयों की रूपरेखा बनाने की सोचता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि इस विषय की रूपरेखा कैसे बनाए। वह कहता है कि निबंध लिखने के बाद तो उसका सार कुछ वाक्यों में लिखा जा सकता है, लेकिन पहले से ही उसके कुछ शब्दों में कैसे लिखो। उसे यह भी शक होता है कि क्या सभी बड़े लेखक सच में पहले से रूपरेखा बनाते हैं। वह A.G. गार्डिनर का उदाहरण देता है कि उन्हें तो अपने लेख का शीर्षक रखने में भी सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, इसीलिए वह यह काम अपने मित्र को दे देते थे। वह शेक्सपियर का भी उदाहरण देते हैं कि उन्हें भी अपने नाटकों का नाम रखने में कठिनाई होती थी, इसीलिए उन्होंने अपने नाटक का नाम जैसा तुम चाहो रख दिया था। इसीलिए लेखक निष्कर्ष निकालता है कि उससे तो रूपरेखा बन ही नहीं पाएगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबंध। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर अपनी विद्वता का। मतलब अब लेखक सोचता है कि उसे अपनी लेखन की शैली यानी स्टाइल तय करनी है। विद्वानों के अनुसार भाषा सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, यानी आसान भाषा होनी चाहिए, यानी वाक्य छोटे हो और आपस में जुड़े हो। लेखक मानता है कि यह बात सही है और वह छोटे छोटे वाक्य लिख सकता है, लेकिन वह थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है कि वह अपनी विद्वता यानी नॉलेज दिखाने का शौकीन है, यानी वह शायद कठिन भाषा भी इस्तेमाल कर सकता है। आगे लिखा है, प्रदर्शन करने के लिए अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाण भट्ट ने कादम्बरी में ऐसे वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर्य ला देती है। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों के से ना सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए।
मतलब लेखक थोड़ा व्यंग्य यानी मजाकिया तरीके से कहता है कि अगर अपनी विद्वता यानी अपनी ज्ञान दिखानी हो तो वाक्य बहुत लंबे होने चाहिए, कम से कम आधे पेज के। कुछ बड़े लेखक ने भी ऐसे कठिन और लंबे वाक्य लिखे हैं। वह भी कहता है कि भाषा थोड़ी कठिन अस्पष्ट हो तो लोग उसे गंभीर मान लेते हैं। संस्कृत के कवि और अन्य लेखक ने भी कभी कभी जानबूझकर कठिन भाषा का उपयोग करते हैं जिसे लोग आसानी से समझ ना सके। साथ ही निबंध में अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां डालना भी जरूरी माना जाता है। अब लेखक सोच में पड़ जाता है कि आखिर सही तरीका क्या अपनाया जाए, सरल भाषा या कठिन। अगला अनुच्छेद, अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उसके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेग समझे जाती है। उन्होंने सभ्य को कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि का उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों को गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। इसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। इसमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उसमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने ही में लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मतलब अब यहाँ पर लेखक बताता है कि अंग्रेजी के निबंधकारों के अलग अलग तरीके अपनाया। मतलब लेखक बताता है कि अंग्रेजी के निबंधकारों ने अलग अलग तरीका अपनाया। वे कठिन नियमों में नहीं उलझते, बल्कि जो उन्होंने देखा, सुना और महसूस किया वही अपने निबंध में लिख देती है। उनके निबंध मन से निकलते हुए स्वाभाविक यानी नेचुरल और सच्चे होते हैं। उनमें ना तो बहुत ज़्यादा कल्पना होती है और ना ही कठिन तर्क, बल्कि लेखक के असली अनुभव और भाव होते हैं। ऐसे निबंध दिल से लिखे जाते हैं जिसमें लेखक अपने विचारों में डूब जाता है और दुनिया को अपनी नज़र से देखता है। लेखक सोचता है कि वह भी यह तरीका अपनाए और निबंध लिखे, क्योंकि उसे 2 निबंध लिखने हैं। अगले अनुच्छेद में लिखा है कि मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरे ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छा पूरी कर दी। यहाँ लेखक को अमीर खुसरो की एक कहानी याद आती है कि एक बार खुसरो को प्यास लगी और वे एक कुएं पर गए। वहाँ 4 महिलाएं पानी भर रही थी। जब उन्होंने पानी मांगा तो हर महिला ने अलग अलग चीज की मांग की। एक ने खीर पर कविता सुनाने को कहा, दूसरी ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। खुसरो बहुत प्रतिभाशाली थे। इसलिए उन्होंने एक ही पद यानी एक छोटी कविता में चारों की इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मतलब इस कविता में खुसरो ने चारों चीज खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल को एक साथ जोड़ दिया। मतलब खीर मेहनत से बनाई गई, चरखा चलाया गया, फिर कुत्ता आकर खीर खा गया और अंत में ढोल बजाने की बात आ गई। इस तरह उन्होंने चारों महिलाओं की शर्त एक साथ पूरी कर दी। आगे लिखा है कि मुझे खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूं। मतलब लेखक कहता है कि उसमें खुसरो जैसी प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन वह उनकी विधि यानी तरीका अपनाकर अपनी समस्या आसान कर सकता है। इसीलिए वह सोचता है कि वह एक ही निबंध में 2 विषयों, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार को शामिल कर देगा। आगे लिखा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहती हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या, मतलब यहाँ पर कहना
मतलब आगे लिखा है कि समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय के में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना वह उसके मन में कर लेता है। वह नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय को कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देता है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का पलरव, उत्सव का प्रबोध और प्रेम का संगीत, ये तीनों मेल रखते हैं। तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दुर्दशा लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। लेखक अब दूर के ढोल सुहावने विषय को समझना शुरू करता है। वह कहता है कि दूर के ढोल की आवाज़ अच्छी लगती है क्योंकि उसकी तेज और कर्कश आवाज़ हमारे पास तक नहीं पहुंचती, लेकिन जब हम ढोल के पास होते हैं तो उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि कानों को खराब करने लगती है। इसी तरह दूर की चीज़ें हमें अच्छी लगती है, लेकिन पास जाकर उसकी सच्चाई पता लगती है। लेखक आगे कहता है कि ढोल की आवाज़ जब दूर से सुनाई देती है तो वह मधुर लगती है। दूर से सुनने वाला व्यक्ति अपने मन में किसी शादी ब्याह का दृश्य बना लेता है जहाँ खुशियाँ, उत्सव और प्रेम होता है। वह एक नई दुल्हन की कल्पना करता है। उसके मन में भाव, खुशी, संकोच, आशा सब मिलकर अब उस आवाज़ को और भी सुंदर बना देती है। असल में ढोल की आवाज़ में आनंद, उत्सव और प्रेम का मेल होता है, इसीलिए दूर से वह बहुत अच्छी लगती है, जबकि पास वालों की उसकी तेज आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। अगले अनुच्छेद में लिखा है कि यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल अवस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणा के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही विद्वानों के लिए अतीत। वर्तमान में दोनों का असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान से लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बन जाता है। मतलब यहाँ लेखक समझाता है कि जब हम किसी चीज से दूर होते हैं तो उसकी सच्चाई यानी उसकी कठिनाई हमें महसूस नहीं होती। जो युवा लोग जीवन के संघर्ष से दूर होते हैं, उन्हें दुनिया बहुत सुंदर लगती है। जो बूढ़े लोग हैं, वे अपने अतीत यानी बीते हुए समय को याद करते हैं और खुश होते हैं। युवा लोग भविष्य को अच्छा मानते हैं और उसे वर्तमान में लाना चाहते हैं, जबकि बुजुर्ग लोग अपने अतीत को वापस लाना चाहते हैं। इसी कारण हमेशा वर्तमान समय से असंतोष रहता है। यही असंतोष समाज में सुधार यानी बदलाव लाने का कारण बनता है। इसीलिए हर समय सुधार होते रहते हैं। अगला अनुच्छेद लिखा है, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारकों की आवश्यकता ना हुई हो। तभी तो आज कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारकों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न हो जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारकों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। मतलब यहाँ पर लेखक कहता है कि मानव इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब सुधारक की जरूरत ना पड़ी हो। सुधारक यानी जो लेख में गलतियों को सुधारता है या उसे समझाता है। हम सुधारक होते रहे, मतलब हमेशा सुधारक होते रहे हैं और आज भी हैं। भारत में भी कई महान सुधारक हुए, जैसे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी। हर जगह शहर और गांव में सुधार करने वाले लोग मिलते हैं। जीवन में हमेशा नई नई समस्याएं या दोष पैदा होती रहती हैं और उनके समाधान सुधारक भी होते रहते हैं।
कभी जो चीज़ सुधार मानी जाती थी वही बाद में समस्या बन जाती है और फिर उन्हें सुधारना पड़ता है। इसीलिए लगातार बदलते रहने के कारण जीवन को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। इस पाठ का आखिरी अनुच्छेद लिखा है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही बुद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेगा। उनके स्थानों में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होती हैं क्योंकि दूर के डोल सुहावनी होती है। मतलब लेखक कहता है कि हिंदी में नया मतलब प्रगतिशील साहित्य बन रहा है। जो लोग इसे बना रहे हैं उन्हें लगता है कि उनका साहित्य भविष्य में बहुत महान होगा, लेकिन समय बीतने पर वही नया साहित्य पुराना यानी अतीत बन जाएगा। आज के तरुण यानी युवा लोग जब बूढ़े होंगे तो वे अपनी पुराने समय को अच्छा मानेंगे। उनकी जगह नए युवा आ जाएंगे जो भविष्य के सपने देखेंगे। यानी हर पीढ़ी, हर जनरेशन को यह अपना अतीत अच्छा लगता है या भविष्य। अंत में लेखक समझता है कि दोनों के सपने अच्छे लगते हैं क्योंकि दूर के डोल सुहावने होते हैं, यानी जो चीज़ दूर होती है वह हमेशा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यह पार्ट आज यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।